सबसे बेस्ट मोड है। तो नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन के लिए जितने भी मोड्स हैं उनकी भी हम 3 तरह की क्लासिफिकेशन हम करते हैं। कौन कौन से हैं? उनमें आपका भी है सबसे पहले कंट्रोल मोड, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड जो रोल है वो है SIMV, सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैंडेटरी वेंटिलेशन, और तीसरा आपका आ जाता है स्पॉन्टेनियस मोड। इन्वेसिव मोड मतलब अगर आपका पेशेंट ट्यूब पास है तो उसमें भी आप उनको ये वाले मोड जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसी मोड किस पेशेंट को डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, इसकी इंडिकेशन क्या है, इसके कंट्रा इंडिकेशन क्या है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। कंट्रोल मोड का मतलब ये है कि इस पेशेंट के सारे ब्रीथिंग जो है वो कंट्रोल होंगे। किस तरह कंट्रोल होंगे? नॉर्मली हमारे साथ जब भी पेशेंट आ जाता है तो उसको हम सब पहले कंट्रोल मोड पे डाल देते हैं। कंट्रोल मोड का मतलब ये है कि आपका ये पेशेंट की जितनी भी रिस्पायरेटरी रेट्स हैं वो सब कंट्रोल में होंगे। कंट्रोल मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट वेंटिलेटर को अपना एक ब्रेथ दे रहा है, ये वाला ब्रेथ जो है पेशेंट वेंटिलेटर ट्रिगर। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, कुछ हमारे इस तरह ब्रेथ्स होते हैं कि कुछ जो ब्रेथ्स है वो वेंटिलेटर ट्रिगर होते हैं, कुछ पेशेंट के अपने ट्रिगर ब्रेथ्स होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल अपने पेशेंट को, तो उसको हम कहते हैं कि ये पेशेंट ट्रिगर ब्रेथ है। अगर वेंटिलेटर हम उनको कर रहा है तो ये वेंटिलेटर की ट्रिगर्स हैं। तो नॉर्मली एक ब्रीथ की साइकिल को हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक ब्रीथिंग किस तरह होती है। एक ब्रीथिंग जो है वो नॉर्मल यहाँ पे ट्रिगर हो जाती है, ठीक है, फिर ऊपर वहाँ पे चली जाती है, यहाँ पे लिमिटेड हो जाती है, यहाँ पे साइकिल हो जाती है और यहाँ पे एक्सहेल हो जाती है। तो एक ब्रीथ की आपको समझ आनी चाहिए कि जब भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो है पेशेंट की ट्रिगर ब्रीथ भी हो सकती है, वेंटिलेटर ब्रीथ ट्रिगर भी हो सकती है, ठीक है। अगर पेशेंट के अपने एफर्ट्स हैं, वो एक सांस ले रहा है, ठीक है, तो वो वेंटिलेटर पेशेंट की ब्रेथ को डिटेक्ट कर लेगा और कहेगा कि यहाँ पे और यहाँ पे बिल्कुल रेड लाइन आ जाएगा और हम ये इंडिकेट करेगा कि ये पेशेंट ट्रिगर ब्रेथ है। जब भी आपको लगता है कि ये वाली ब्रेथ पेशेंट ने वो कर ली तो हम उनको कहते हैं कि ये एक पेशेंट वेंटिलेटर ट्रिगर ब्रेथ है। अच्छा, अभी हम यहाँ पे पेशेंट ने एक ब्रेथ ले लिया, ठीक है, यहाँ तक पेशेंट ने ब्रेथ ले लिया, ठीक है, लेकिन हमने पेशेंट को कितना टाइटल वॉल्यूम दिया हुआ था, 400, ठीक है। उनका टाइम कितना था, फॉर एग्जांपल उनका टाइम था 0.75 सेकेंड, इनकी जो एक पूरे ब्रेथ का टाइम था, और फिर एक्सहेल था, इनका पीप जो है वो 5 हमने रखा था। तो ये जो ब्रेथ पेशेंट ने ब्रेथ इनिशिएट किया हुआ, यहाँ तक पेशेंट ने ले लिया, लेकिन यहाँ तक पहुँचाया किसने? यहाँ तक पहुँचाया वेंटिलेटर ने। लेकिन ये वाली ब्रेथ को हम क्या कहते हैं, ये असिस्टेड ब्रेथ है। 3 तरह के ब्रेथ होते हैं। एक असिस्टेड होता है कि जो पेशेंट को स्टार्ट कर लेता है लेकिन उसको कंप्लीट वेंटिलेटर कर लेता है। दूसरी जो हमारी ब्रेथ है वो है कंट्रोल ब्रेथ, वो वाली ब्रेथ जो पेशेंट खुद से यहाँ से इनिशिएट कर लेता है और कंप्लीट भी जो वेंटिलेटर है वो कंप्लीट कर लेता है, तो उसको कहते हैं कंट्रोल ब्रेथ। और एक होता है स्पॉन्टेनियस ब्रेथ, वो वाले ब्रेथ जहाँ पे वेंटिलेटर की पेशेंट की अपनी एफर्ट्स हो। तो मैं आपको 3 बातें बताता हूँ। एक होता है कंट्रोल ब्रेथ, पूरा वेंटिलेटर के कंट्रोल में होता है सब कुछ। दूसरा होता है असिस्टेड ब्रेथ। असिस्टेड का मतलब ये है कि पेशेंट ने स्टार्ट किया है और वेंटिलेटर ने उनको असिस्ट किया है, उनको सपोर्ट किया है। तीसरी जो आपकी ब्रेथ है वो आपकी स्पॉन्टेनियस ब्रेथ है। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि पेशेंट ने खुद से इनिशिएट किया हुआ है और जितनी पेशेंट की एफर्ट्स थे उतने तक वो पेशेंट की ब्रेथ थी, बस यही वाली 3 आपकी ब्रेथ्स हैं। तो आपकी इस कंट्रोल मोड में सिर्फ ये वाली ब्रेथ्स होंगे, कंट्रोल ब्रेथ्स होंगे एंड असिस्टेंट ब्रेथ्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट को हमने कंट्रोल मोड पे कब डालना होता है, इंडिकेशन उसकी चलो फिर बाद में थोड़ा सा और भी डिस्कस कर लेते हैं। इंडिकेशन, अगर आपका कोई भी पेशेंट आ गया और अगर आप चाहते हैं कि इनकी बिल्कुल कंट्रोल वेंटिलेशन होनी चाहिए। कंट्रोल वेंटिलेशन नॉर्मली जो न्यूरो सर्जरी के पेशेंट होते हैं, जिनमें से हम कहते हैं कि इनकी जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है वो 31 to 36 होनी चाहिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है। या फॉर एग्जांपल अगर कोई भी पल्मोनरी या रिस्पायरेटरी का पेशेंट है
और उनमें हम चाहते हैं कि उनके लंग्स जो हैं उनको हम ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते, बिल्कुल कंट्रोल वेंटिलेशन होनी चाहिए। या कोई भी इस तरह दूसरी कोई कंडीशन है जिनमें आपको लगता है कि आप पेशेंट को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हैं। स्टार्ट में हम क्या करते हैं कि जब भी हम पेशेंट को इंटूबेट कर लेते हैं या इंटूबेटेड रिसीव कर लेते हैं तो स्टार्ट 24 आवर में हम पेशेंट को कंट्रोल वेंटिलेशन हम दे देते हैं, बिल्कुल हम सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है। तो कंट्रोल वेंटिलेशन में इस तरह के पेशेंट को हम उनमें आपको लगता है कि उनमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, को कॉम्प्लिकेशंस उनमें से ये हो सकती है कि आप उस पेशेंट को बिल्कुल कंट्रोल रूट पे रखते तो आप उनको वीन ऑफ करने की कोशिश नहीं कर सकते, बिल्कुल जो है आप जितना ब्रेथ दे सकते तो उनमें से पेशेंट के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। आप बिल्कुल उनको वीन ऑफ के लिए या जिसको हम कहते हैं कि बिल्कुल वेंटिलेटर डिपेंडेंट हो जाते हैं। दूसरी बात आपकी ये है कि आप इससे आपके अगर आपका पेशेंट अवेक हो गया तो विंड के साथ फाइट करेगा, वो थोड़ा सा ब्रेथ ले लेगा, उसी टाइम जो है वेंटिलेटर उस ब्रेथ को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा पेशेंट फिर से, तो यहाँ पे पेशेंट वेंटिलेटर की एक फाइट हो जाती है, एसिंक्रोनी का एक कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाता है और पेशेंट जो है तीसरी कंडीशन की वजह से वो पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जल्द जो है वो थक जाते हैं। तो ये इनके कम्प्लिकेशंस है या इनके साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं कंट्रोल वेंटिलेशन में कभी भी आपके स्पॉन्टेनियस ब्रेथ्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल अगर हमने पेशेंट की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रख दी कि हमने पेशेंट को 16 ब्रेथ्स देने हैं तो ये 16 ब्रेथ्स तो वेंटिलेटर देगा, पेशेंट को इतनी ही ब्रेथ्स दे देगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल दरमियान में से पेशेंट चाहता है कि पेशेंट के अपने कुछ 10 ब्रेथ्स हैं तो इसका रेस्पिरेटरी रेट पर लगता है 26 बन जाता है, तो जिसकी वजह से आपका पेशेंट जो है हाइपर वेंटिलेट हो जाता है, आपका पेशेंट कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट कर लेता है और ये इसका एक कम्प्लिकेशन है। दूसरा ये है कि वो वेंटिलेटर के साथ बार बार जो है वो फाइट कर रहा होता है, वो पेशेंट जो है इतना ब्रेथ स्टार्ट कर लेता है फिर वेंटिलेटर उसको कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह अगर आपके कंप्लीट ब्रेथ्स आ रहे हो, आपके असिस्ट ब्रेथ्स आ रहे हो या आपके कंट्रोल ब्रेथ्स आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला मोड जो है वो कंट्रोल मोड है। और इसके मैंने आपको इंडिकेशन भी बताए, कंट्राइंडिकेशन भी बताए। नॉर्मली फिर इस वाले कंट्रोल मोड में आप दो तरह के सेट कर लेते हैं, आप प्रेशर सेट कर रहे हैं या आप वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप दो तरह की कंडीशन को हमेशा याद रखें, वो चाहे एसआईवी में हो या कंट्रोल में हो। जितने भी यंग बच्चे हो या एल्डरली पेशेंट होते हैं जिनके लंग जो है वो कंप्रोमाइज होते हैं तो उस कंडीशन में आपने पेशेंट को प्रेशर सपोर्ट मोड पे डालना होता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हेल्थी लोग हैं और एडल्ट लोग हैं तो आप उसको वॉल्यूम कंट्रोल पे डालते हैं। क्यों, क्या मसला होता है कि वॉल्यूम जो है वो आपके लंग्स के इंजरी काज कर लेते हैं, जिसको बेरोट्रामा वॉल्यूम कंट्रोल मोड के साथ एसोसिएट होता है, जिसकी वजह से आपकी लंग्स की इंजरी हो जाती है। प्रेशर कंट्रोल मोड में क्या होता है कि आप पेशेंट की प्रेशर को सेट कर लेते हैं और जो वॉल्यूम होता है वो वेरिएबल हो जाए, उसके बाद हम साइड पे चले जाएंगे। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी आपने किसी भी पेशेंट को कंट्रोल मोड पे डालना होता है तो वो आप किस तरह डाल लेते हैं और कौन से पैरामीटर्स आप सेट कर लेते हैं। नॉर्मली कंट्रोल मोड पे जब आप पेशेंट को डाल देते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, आपने फ्रीक्वेंसी का मतलब ही कि आपने रिस्पायरेटरी रेट देना होता है। रिस्पायरेटरी रेट कितना होना चाहिए, नॉर्मली एडल्ट के जो एडल्ट हैं उनके रिस्पायरेटरी रेट 12 to 18 होता है, कुछ बुक्स में 16 है, कुछ में 20 है, लेकिन नॉर्मली अप टू आपने 18 या 20 तक उनकी रिस्पायरेटरी रेट को रखना होता है। फिर उसमें दो तरह के होते हैं, एक पेशेंट है और एक वेंटिलेटर के अपने ब्रेथ से। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी या रिस्पायरेटरी रेट को हम सेट कर लेते हैं और उसको हम 12 to 18 रख लेते हैं पर मिनट, इतने ब्रेथ हम पेशेंट को दे देते हैं। इसके बाद दूसरी हमारे साथ आ जाती है आपकी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम हम पेशेंट को दे देते हैं कि आपने टाइडल वॉल्यूम कितना देना है। इनके लिए एक फार्मूला है। नॉर्मली हम दो तरह के वेट होते हैं, एक हमारी आइडियल बॉडी वेट होती है, एक हमारी एक्चुअल बॉडी वेट होती है। आइडियल बॉडी वेट वो होती है जो हम हाइट से कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, और वही ही वेट को हम उनकी रेस्पिरेटरी के लिए वेंटिलेटर में हम यूज़ करते हैं। दूसरी आपकी एक्चुअल बॉडी वेट, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरी एक्चुअल बॉडी वेट जो है वो 67 है या 70 kg है, और अगर मैं फॉर एग्जांपल आइडियल बॉडी वेट कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो मेरी हाइट पे डिपेंड करता है कि मेरी हाइट कितनी है। तो उनके लिए एक फार्मूला है दो तरह के, उसमें आप इंच में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप सेंटीमीटर में भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाइट इन सेंटीमीटर
ये फार्मूला है, आप नोट कर ले, हाइट इन सेंटीमीटर -152.4, ठीक है, और इनको फिर ब्रैकेट में बंद कर लें। आपके साथ जितनी भी वैल्यू आ जाती हैं फिर उनको क्या करें, मल्टीप्लाई करें, 0.9 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। इनके साथ आपने मल्टीप्लाई कर लिया, फॉर एग्जांपल आपके साथ एक वैल्यू आ गई, एक्स वैल्यू आ गई, ठीक है। एक एक्स वैल्यू आप फिर प्लस करें 50 के साथ, अगर आपका पेशेंट मेल पेशेंट हो, ठीक है, आपका मेल पेशेंट हो, एडल्ट पेशेंट हो, तो आपने 50 के साथ मल्टीप्लाई करने, और अगर आपका कोई भी पेशेंट फीमेल पेशेंट हो तो आपने उसके साथ 45 के साथ ऐड करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया, मेरी जो वैल्यू है यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है, 10 को मैंने मल्टीप्लाई किया 0.9 के साथ, तो ये आ गया 9 आ गया, और अभी यहाँ पे 50 एडल्ट मेल है, तो 50 + 9 ये कितना गया, 59। तो ये 59 जो है ये आपका आइडियल बॉडी वेट है। तो इसे आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से आपने किसी पेशेंट को टाइडल वॉल्यूम देना होता है। नॉर्मली कितना टाइडल वॉल्यूम हम देते हैं, 6 to 10 ml पर kg। अच्छा, ये आपने कैलकुलेट कर लिया कि ये इस बॉडी या इस पर्सन की जो वेट है, आइडियल बॉडी वेट, ये कितनी होनी चाहिए, 59 नहीं, चलो इसको 60 कर लेते हैं कि इसकी जो बॉडी वेट है वो 60 kg है, ये 60 kg इसका बॉडी वेट है। हमने क्या कहा हुआ है कि इसका हम 6 to 10 ml पर kg के हिसाब से देते हैं। कुछ बुक्स में है कि आप 4 to 8 भी दे सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली प्रोटेक्टिव लंग स्ट्रेटजी जिसको है कि उसका मतलब है कि हम थोड़ा सा टाइडल वॉल्यूम देते हैं, हम लंग्स को इंजर करने से प्रिवेंट करते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, उसमें हम कहते हैं कि 4 to 8 आप दिया करें। 4 to 8 क्या है कि आप बिल्कुल सेफ जोन में, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि अगर आपका कोई भी पेशेंट का रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स है, नमोनिया है, या आपको लगता है कि पेशेंट को पहले भी लंग्स जो है उनके कंप्रोमाइज़ है, ओल्ड एज है, या इस कंडीशन में अगर लंग को कंफ्यूजन हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, उस कंडीशन में आप उसके टाइडल वॉल्यूम को कम रखें। अगर आपको लगता है कि कोई पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है, कोई न्यूरोसर्जरी का पेशेंट है, आपको लगता है कि कोई इनकी अदर सर्जरीज हो रही, तो आप उनकी टाइडल वॉल्यूम को फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो उनमें क्या है, आप 4 to 8 ml इस बॉडी, इस बंदे का फॉर एग्जांपल ये XYZ एक पर्सन है, और इसकी जो बॉडी वेट है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया कि इसका 60 है, और इसको हम दे रहे हैं, उनको लंग्स प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है, उनको सीवियर नमूनिया है, तो उस पेशेंट को हमने इंटूबेट कर, इसको कितना टाइडल वॉल्यूम हम दे देंगे, तो उसको हम दे देंगे 60 × 4, तो ये आपका आ जाता है 240 आपका टाइडल वॉल्यूम आ जाता है। तो आपने इस पेशेंट को इतना टाइडल वॉल्यूम देना होता है। नॉर्मली जब हम टाइडल वॉल्यूम को सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमने ऑलरेडी आइडियल बॉडी वेट पहले हम वेंटिलेटर में डाल देते हैं। हम पहले वेंटिलेटर में डाल देते हैं कि आपका कौन सा मोड सेलेक्ट करना है, इन्वेसिव सेलेक्ट करना है या नॉन इन्वेसिव, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं इन्वेसिव मोड है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि आपने कौन सा मोड सेलेक्ट करना है, कि आपने उसका बॉडी वेट को सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन सा आइडियल बॉडी वेट, तो हमने यहाँ पे पुट कर लिया 60। उसके बाद आपके आ जाता है कि आपने कौन सा मोड सेलेक्ट करना है, SIMV सेलेक्ट करना है, SIMV जो भी मोड आपने सेलेक्ट करना है तो आप AC मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप करते हैं कि इसका अभी इस तरह का जब आप कर लेते हैं उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप टाइडल वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेते हैं तो टाइडल वॉल्यूम में जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी ये वाली जो आपने यहाँ पे सेट किया हुआ है आपका जो बॉडी वेट है ये इसको इंडिकेट करा होता है, और आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है कि आपने 4 kg के हिसाब से दे रहे हैं, आप 5 kg के हिसाब से दे रहे हैं, इतना टाइडल वॉल्यूम दे। तो जितना अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे 240 वो कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 4 ml पर kg के हिसाब से आप टाइडल वॉल्यूम दे रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे वो दे दिया 300 आपने दे दिया तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप 5 kg के हिसाब से दे रहे हैं या 7 kg के हिसाब से जितना आप उनको दे रहे होते। तो ये आपको जब आप टाइडल वॉल्यूम सेट कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि पिछले बैक साइड पे मैंने जो आइडियल बॉडी वेट सेलेक्ट किया था उसी के हिसाब से मैं इतना टाइडल वॉल्यूम पेशेंट को दे रहा हूँ। ये दूसरा आपका पैरामीटर हो गया जब आप पेशेंट को डालते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ये फार्मूला है। दूसरा इंचेस में भी फार्मूला है कि आप इंचेस में भी इसके टाइडल वॉल्यूम को जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी तीसरी हम कहते